हेलो प्रिय छात्रों, देखिए मैं आप लोग को 10 क्लास का एनसीईआरटी वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। इसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो है मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूं, जो बहुत आपको इसमें हेल्प मिलेगा। तो अगर आप लोग लगातार मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोग को ये समझ में आएगा। वो वास्तविक संख्या उस पर हीडिंग लिखा गया होगा, उसमें बेसिक कंसेप्ट लिखे होंगे, वहीं आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ज़रूर और तब यहाँ समझिएगा। तो ये क्लास 10th का वास्तविक चैप्टर बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो वहीं वास्तविक संख्या का मैं सेकेंड वीडियो बना रहा हूँ, जो आप इसमें देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ एक स्टेप है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने हमारे गणित में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जिन्होंने क्या किए हैं कि हम लोग जो भाग देने की प्रक्रिया जानते हैं, छोटे क्लास में बच्चे लोग जो भाग बनाना जानते हैं, और जो हम लोग एक अजीब सा भाग बनाने के तरीका से एचसीएफ निकालना सिखाते हैं बच्चे को, उन्होंने इन तरीका के बारे में बताया। और यूक्लिड की अभिधारणाएं ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा पढ़नी है। हम लोग 6 अभिधारणाएं पढ़े यूक्लिड ज्योमेट्री में। यूक्लिड की ज्योमेट्री में इनकी पुस्तक के इनके खंड में लिखा हुआ है 13 खंड में, जिनमें से 6 खंड को हम लोग पढ़ाते हैं ज्योमेट्री में, और उसके अलावा भी बाकी कोई खंड में दिया गया होगा जो एक ये भी खंड उनका पढ़ते हैं लोग, जो कि यूक्लिड के खंड हैं। ठीक है ना। इन्होंने बहुत बारीक रूप से एक संबंध को दर्शाया है, जो देखेंगे कौन सा संबंध है। और बाकी 6 खंड जो है वो पढ़ाया जाता है 9th क्लास में। वो 9th क्लास में फिर मैं जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे यूक्लिड का अभिधारणाएं को बहुत बेहतर ढंग से मैं समझा दूंगा। अब उस पर जाएंगे तो थोड़ा ये पीछे हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको इग्नोर कर दे रहा हूँ और मैं अपना मेन फोकस पर चलता हूँ। तो यूक्लिड जो गणितज्ञ थे, उन्होंने विभाजन प्रमेय का, विभाजन का मतलब क्या होता है कि एक संख्या दूसरे को विभाज करती हो, उसके बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया से सूटेबल ढंग से सजाया है, जिसको उन्होंने एक भाज्य नाम दिया, जिसको इंग्लिश में डिवाइडेंट कहते हैं। हालांकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्लास जो 10th है इसमें ज़्यादा बिहार बोर्ड के बच्चे जुड़े हैं। फिर भी जो मेन टॉपिक मैं लिख दिया हूँ, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से भी समझना चाहते हो और अपना समझ सकता है, फिर भी उसके लिए कुछ ज़रूर बताऊँगा। तो डिवाइडेंट, भाज्य होता है, डिवाइडेंट होता है। भाज्य किसको कहा जाता है? तो वैसी संख्या होती है जिससे हम उसमें कोई संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी भाज्य जो होता है उसमें किसी संख्या से भाग दी जाती है, वही भाज्य है। भाजक को डिवाइजर कहते हैं। तो यानी कहने मतलब भाई, भाजक का मतलब होता है जिससे हम भाग देते हैं। जैसे मैंने कहता हूँ कि 10 में 5 से भाग दीजिए, जैसे मैंने कहा 10 में 5 से भाग दीजिए, मतलब 10 जो मेरा है भाज्य है और 5 मेरा भाजक हो गया, क्योंकि 10 में हमको 5 से भाग देना है। तो जब भाग में देता हूँ तो भागफल कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है ना उसका। तो वहाँ यहाँ पर भाग जब देंगे तो कुछ ना कुछ आता है, तो उसको भागफल कहते हैं, जिसको हम लोग मतलब क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो भागफल जो होता है वो क्यू को इंग्लिश संकेत में लेकर चलते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें भागफल जरूर आएगा। और लास्ट में शेषफल भी मुझे प्राप्त होती है, पूरा का पूरा। जैसे मान लीजिए कहता हूँ कि मैंने 10 व्यक्ति के बीच में 3 हिस्स लगाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या 3 हिस्स पूरा का पूरा लगेगा? 3 3 9, 3 हिस्स लगेगा, एक बच जाएगा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि हमारा शेषफल बच भी सकता है। तो यही भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच में एक संबंध को दर्शाया किसने? यूक्लिड ने। तो वही संबंध को जब दर्शाया गया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम आया। तो उन्होंने क्या संबंध दर्शाया कि भाज्य जो होती है उस भाजक
को भागफल में यदि हम गुना करके बाकी जितना शेषफल आता है, जिसको रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में, उसको अगर हम जोड़ देते हैं कि नई संख्या हमको मिल जाती है, सॉरी नई संख्या मेरा वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाती है, तो ये पूरी की पूरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखेंगे कैसे प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 50 है, यहाँ पर हम 10 से भाग देंगे तो 10 में से 50 हुआ, तो यहाँ पे 0 आया, तो 10 में 5 से गुना करके, जैसे देखिए 10 में 5 से गुना करके अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो मेरा 50 निकलेगा। तो यही हुआ मेरा भाज्य, और ये हुआ मेरा भाज्य, कि ये हुआ भागफल, ये हुआ शेषफल। इस तरह से हम लोगों ने एक नियम को जानते हैं, और ये छोटे क्लास में भी बच्चे इसको फॉलो करता है, लेकिन वो 10 क्लास में जब आता है तो उसको कहा जाता है कि बेटा ये तूने पढ़ा किया है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई किया है, जिसका नाम तुम लोगों ने लिया होगा, तो आज नाम हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसी को संबंध को जब दर्शाया गया तो इसका नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक रूल होता है कि वो कब लागू होगा। इनका नाम तो हो गया कि जो इसको हम कह सकते यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, लेकिन ये कब लागू होगा तो वो मैंने यहाँ स्टेप में लिखा हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कब लागू होता है, यदि 2 धनात्मक संख्या आपको मिलेगी। अब 2 धनात्मक संख्या का मतलब होता है कि एक संख्या मान लीजिए 150 है, दूसरी संख्या मान लीजिए 80 है, तो ये 2 धनात्मक संख्या हुआ। एक संख्या आपका 150 है, एक संख्या 80 है, ये 2 धनात्मक संख्या हो गया। अब जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। उस अद्वितीय हल को हम क्या कहते हैं, जो हम लोग भागफल और शेषफल नाम दिए हैं, ये 2 चीज प्राप्त होती है। तो वह अद्वितीय हल वही है, जब a में b से हम भाग देंगे तो हमारा एक अद्वितीय, यहाँ लिखा गया है, एक अद्वितीय पूर्णांक संख्या मिलेगा जिसका नाम है q और r। q को कहते हैं भागफल, r को कहते हैं शेषफल। ये विद्वान होगा। तो ये कैसे हुआ, तो a बराबर हो जाएगा, a एक संख्या है और b मेरा भाग देने वाला संख्या है, तो हम एक अद्वितीय हल प्राप्त करते हैं जिसका नाम है q प्लस r। तो ये कब लागू होगा, जब 0 से 12 या बराबर हमारा r का मान होगा, सॉरी b का मान होगा, और इससे 12, कहने का मतलब है a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ 0 से 12 या बराबर r होगा, इससे बड़ा आपका b होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार क्लियर करके बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ और उसके बाद में बेहतरीन ढंग से एक बार फिर समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट देखिए, तो जब मैं यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का शर्त था कि यदि 2 संख्या, यदि a और b हो, 2 संख्या a और b हो, तो a और b जो है a b से बड़ा होगा। a और b 2 संख्या हो तो a क्या होगा, b से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि a को b से भाग देना रहता है। जब भाग दिया जाएगा तो आपको एक अद्वितीय संख्या प्राप्त होगी, जिसमें हम कह सकते हैं a में यदि हम b से भाग देंगे तो मेरा q प्राप्त होगा और शेषफल प्राप्त होगा। तो ये दोनों अद्वितीय हल बोलता है। तो इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की शर्त के हिसाब से a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। कब, जब वो 0 से 12 या बराबर r होगा और r से बड़ा b होगा। तो हम जाने हैं कि r क्या है, शेषफल। तो ये 100% सही है कि जब भी b होगा r से बड़ा होगा। अगर b के बराबर r आ जाएगा तो भाग तो लग जाएगा। जैसे मेरा सपोर्टेड है 4 है, ये 4 है, ये 4 ही तो b का मान है। ये 4 है, अब अगर मान कुछ नहीं है तो शेषफल यहाँ नहीं समझ आएगा। मान लीजिए हम अगर कह सकते हैं कि यहाँ पर 12 है, तो वो 12 नहीं 13 कर देता हूँ, तो 4 3 तो 12 करेंगे, तो यहाँ 1 आया, तो 4 से छोटा है ना,
तो यही तो रिमाइंडर है जो 4 से छोटा है, ये 4 से ये छोटा है। अगर यहाँ यदि 4 होता तो भाग तो लग ही जाएगा 4 एकम 4, तो यहाँ बराबर कैसे आ सकता है, बराबर तो हो ही नहीं सकता है, भाग लग जाए तो बराबर कहाँ से आएगा। इसीलिए रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा अपने भाजक से छोटा होगा, ये कंडीशन लागू होगा। हाँ, रिमाइंडर की बात हो रही है, 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ सपोर्ट डेट एक शेषफल आया कि नहीं आया। कहीं मान लीजिए 15 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 × 5 = 15, ये पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ पर शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी हो जाएगा। इसलिए ये आपका नियम जो है इसकी वजह से फॉलो करता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो शर्त है ये है, और इन्होंने ये बताया कि इस तरह से फॉलो करेगा तभी जाके लागू होगा। अब कोई b का मान r से बड़ा कर दे और भाग लगा भी नहीं करे, जब भाग नहीं लगाएंगे तो जो गलती, भाग नहीं लगाएंगे तो गलती हुआ, इसलिए कंडीशन जरूरी है। अब देखिए एक इसके अगला स्टेप है अगला स्टेप इन्होंने ये बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने जब 2 संख्याओं को लेकर मासा निकालना सिखाया, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम लोगों ने मासा निकालना सीखा 2 संख्याओं का, यानी हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा 2 संख्याओं का लसा निकालना सीखा, तो यही तो विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो वहीं जब हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसके माध्यम से हम लोग लसा निकालना सीखेंगे, मतलब मासा निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? मासा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा 2 संख्याओं का लसा निकालना सीखेंगे, तो वही कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो ये है शर्त, जब ये आपका लसा निकालना सीखेंगे तो वह कहलाएगा एल्गोरिथम। तो लसा मासा बोलना चाहिए, मिस्टेक से लसा बोला जा रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम 2 संख्याओं का लसा या मासा निकालना जो भी सीखेंगे, लसा तो नहीं सीखेंगे, मासा ज़्यादा सीखेंगे, लसा इसमें नहीं होता है, तो मासा हम सीखेंगे निकालना, तो वही कहलाएगा एल्गोरिथम। मेरा सब कहने का मतलब है कि आप 2 संख्या लेकर 2 संख्याओं का लसा मासा निकालना सीखेंगे, तो वही कहलाएगा एल्गोरिथम। ठीक है ना? तो कब मासा निकलेगा? तो जब a बराबर BQ + R निकलेगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जैसे 0 होगा वैसे HCF प्राप्त हो जाएगा, हाई कॉमन फैक्टर a और b का। जहाँ a जो होगा अपना b से बड़ा होगा तो इसका HCF b हो जाएगा, यानी ये वाला। यही इसका मेन फैक्ट्स है। इन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने यही कहा है कि यदि जब हम 2 संख्याओं का मासा निकालना शुरू करूंगा तो मेरा आंसर जब प्राप्त हो जाएगा तो मेरा नाम हो जाएगा एल्गोरिथम। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया एल्गोरिथम। कब? जब शेषफल निकल गया 0 तो HCF प्राप्त, तो एल्गोरिथम नाम हो गया। तो इन्होंने प्रमेयिका में भी नाम दिया था, एल्गोरिथम में। हालांकि प्रमेयिका एल्गोरिथम में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। हल्का सा है कि इससे आंसर जो निकालेंगे वो आंसर क्या चीज़ निकलेगा? HCF का निकलेगा, तो वही बोलता है एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम B हुआ, तो ये करेक्ट आपका B आंसर निकल गया। अगर मान लीजिए B बराबर CD/R है और यहाँ पर मेरा R 0 हो गया, तो यहाँ HCF किसका होगा? तो ये B और C का होगा, क्योंकि B जो होगा C से बड़ा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? C होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? C होगा। 100% करेक्ट है, C होगा। अगर सपोर्ट डेट मान लेते हैं
एक और मतलब तरीका बता रहा हूँ। ए बराबर बी क्यू प्लस आर मैंने लिया किसी दो संख्या का, तो यहाँ आर बराबर नॉट इक्वल टू 0 मिला, यानी आर का मान 0 नहीं मिला। तो क्या इसमें हम एचसीएफ कह सकते हैं प्राप्त कर लिया? नहीं। तो फिर मैंने क्या करूँगा, बी को यहाँ रखूँगा, क्यू को यहाँ रखूँगा, आर को रखेंगे क्यू में, आर से गुना करेंगे और हम डी निकालेंगे। ठीक, तो यदि यहाँ डी स्टेप में यहाँ 0 मिल गया तो मैं एचसीएफ किसका कहूँगा हुआ? तो ये दूसरा फर्स्ट स्टेप में, इस सेकेंड स्टेप में, तो एचसीएफ किसका होगा? ए और बी का ही, इन दोनों का एचसीएफ होगा, न कि इन दोनों का, क्योंकि इसका दूसरा स्टेप में है। यहाँ देखिए बी यहाँ आ रहा है और यहाँ पे उल्टा ही लिख दिया हूँ, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पर एक कोई और भाषा में दे सकते हैं इसको, मतलब बी का ये ना, बी तो दिया हुआ है, डी कहिए, यहाँ पर ई दे दीजिए और यहाँ पे ई बराबर 0। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ आर वाला यहाँ आ जाएगा। अब ये दो एक अद्वितीय हल फिर प्राप्त हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि एचसीएफ जो निकल रहा है वो किसका निकलेगा? ए और बी का। तो कौन एचसीएफ होगा? यहाँ 0 मिल गया ई बराबर, तो एचसीएफ क्या होगा इसका? आर हो जाएगा। तो एचसीएफ फर्स्ट टर्म में ही नहीं मिल सकता है, उसका 3 टर्म 4 टर्म भी हो सकता है, दूसरी टर्म में भी जाकर मिल सकता है। जहाँ रिमाइंडर वहाँ 0 हुआ, आंसर करेक्ट होगा, भाजक 0, भाजक आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने बताया। एक और मैंने बात बता रहा हूँ, यहाँ तो नहीं दिया, एक कहानी है मुझे यहाँ याद आती है, आप सुनेंगे कहानी क्या है। तो एक फल विक्रेता वाला फल बेच रहा था, तो उसे एक दोस्त क्या करता है, या कोई गांव जवार का व्यक्ति होगा, उस फल को मतलब लेने के लिए वार्तालाप करने लगा। वाक्य वार्तालाप होता है, बातचीत करने लगे, ना मुझे चाहिए तो चाहिए। उसने गुस्सा में आया, फल को छींक छाड़ दिया। तो उन्होंने एक पंचायत बैठाया। तो पंचायत बैठा तो उन्होंने कहा कि जे अब तो मेरा फल बर्बाद हो गया, कि मुझे इसका दाम दे दो। तो बोला कि तुम्हारे जब पंचायत लगा था तो पंचायत वाले ने उससे पूछा कि तुम्हारा फल कितना था। तो उन्होंने बहुत अजीब सा जवाब देता है, आप वो सुनेंगे अजीब सा जवाब क्या होता है। 2 गिनने पर 1 आता है। देखिए कितना अजीब सा सवाल है। 2 गिनने पर शेष 1 आता है या प्राप्त होता है। उसी तरह 3 गिनने पर शेष 2 आता है। 4 गिनने पर शेष 3 आता है। 5 गिनने पर, यानी 5 लिख सकता हूँ, 5 गिनने पर 4 आता है। इस तरह से 7 गिनने पर उसका शेषफल 0 आता है। तो जरा बताइए कि उस टोकरी में आम कितना, मतलब कोई भी फल कितना था। अजीब सा गिनती है ना। तो दोस्तों ये चीज जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के शर्त पर लागू कर रहा है। तो हम वही संख्या खोज सकते हैं जो संख्या 7 से विभाज्य होगी, जो इन सब पर लागू करना चाहिए। तो मान लीजिए सपोर्टेड अगर हम कोई संख्या ए ले लेता हूं, तो हम उसमें 7 से भाग देते तो क्यू प्राप्त होगा, तो वहां शेषफल क्या आती है? 0। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जो 7 से विभाज्य होगी। तो वह विभाज्य कौन होगा? तो 119 अगर हम, हाँ अब टोकरी में लगभग अनुमानतः चीज बताया गया था कि 150 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो क्या 149 जो है, क्या ये 7 से डिवाइड है?
नहीं है। क्या 147 है? तो हाँ है। तो 147 7 से भाग देंगे इसमें, तो 7 दूना 14, 7 एकम 7 दूना 14, 7 एकम 7, यानी हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया। तो क्या 147 इन सब के लिए फॉलो करेगा? तो उस टोकरी में 147 ग्राम होगा या कोई फल होगा, और नहीं फॉलो करेगा तो फिर दूसरा लेना होगा। तो इस तरह से आप जांच कर समझ सकते हैं कि क्या उस टोकरी में आमे थी। तो क्या एक बार और आप प्रयास करेंगे? तो चलिए 147 से अगर 147 में 4 आमे बचने, 5 आम बचने का मतलब हुआ, तो हम 5 से इसमें गुना करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 147 में 5 से भाग देते हैं इसे, तो 5 दूना 10 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 5 नवा 45 आएगा, यहाँ 2 आया। तो हम कह सकते, हम बोले थे कि 5 आम गिनने पर 4 आता है, तो यहाँ तो रिमाइंडर 2 आ गया। तो यानी 147 आमे नहीं होगी, यानी 119 लेकर देखना होगा तब यहाँ पे, ठीक है ना। तो 119 लेंगे, तो क्या 119 7 से विभाज्य होगी? तो देखिए, तो 119 जो होगा वो 7 से विभाज्य होगा। 7 एकम 7, 4 आएगा, 7 से 49, एकदम कट जा रहा है, यानी यहाँ पर हम सबका 7 गुना 17 बराबर 0 आ गया। तो क्या 119 इस पर लागू होगा? तो हाँ, देखता हूँ 119 के लिए। देखिए 5 से भाग दीजिएगा, क्योंकि 5 गिनने पर 4 आता है शेषफल, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 आएगा, 9 आएगा, 5 तिहाई 15 आएगा। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, 4 आ गया शेषफल। तो हम कह सकते हैं कि 5 गिनने पर, देखिए 5 गिनने का मतलब 119 है, 5 और ये 23 प्लस 4 आया, यानी 5 गिनने पर 23 5 बार, 5 गिनने नहीं हो गया, यानी 119 बराबर 5 गिनने पर 4 आता है, यानी 23, 5 गुना 23 प्लस 4। आप इसमें किसी प्रोडक्ट को लागू कर सकते हैं। 119 में आप भाग 3 गिने, मतलब 119 में 3 से भाग दीजिएगा, आपका शेषफल 2 आएगा। 119 में 4 से आपका शेषफल 3 आएगा। 119 में 2 से भाग दीजिए, आपका शेषफल 1 आएगा। इस तरह से हम यूक्लिड भाज्य परिमेयिका के बारे में आपको निचोड़ करके बताया कि आप लोग यूक्लिड भाज्य परिमेयिका कैसे बनाएंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल पर चलता हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर देखता हूँ कि आप यूक्लिड कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया हूँ, क्योंकि आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो आपको समझाने के लिए दिया गया था, और इसी से तैयार होता है यूक्लिड भाज्य परिमेयिका। हाँ, अगर आपसे हम कहता हूँ इस तरह से, एक और सवाल हम आपसे बात करता हूँ, देखकर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। अगर मैं कहता हूँ 3 गिनने पर 2 आता है, 3 गिनने पर 2 शेष प्राप्त होता है या 2 आता है, तो जरा सोचिए इसका संख्या क्या होगा। तो देखिए 3 गिनने पर 2 आता है, इसका मतलब संख्या का 3 9 2 11 हो गया, यानी 11 में आप यदि आप 3 से भाग देते हैं, 3 3 9, शेषफल 2 आया, यानी 3 बार लिखिएगा तो शेषफल 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही गिनतियां वहां भी पढ़ा गया था। तो प्राचीन काल में भले लोग पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिमाग का बहुत तेज था, इसीलिए तो गणितज्ञ लोगों ने तैयार हुआ था। आज के गणितज्ञ लोग कहाँ उतना तैयार हो सकते हैं, लेकिन शायद प्राचीन काल के लोगों ने बहुत अजीब ऐसा गणितज्ञ को तैयारी किया था, गणित मतलब निर्माण किया, जो आज उनके कथन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम एक क्वेश्चन पर आपको समझाता हूँ कि यूक्लिड भाज्य कैसे एचसीएफ निकाले थे। देखिए 124 और 120 दो संख्या लिया हूं मैं, इसमें देखेंगे 124 और 120 में कौन बड़ा है। तो 124 बड़ा है 120 से, तो हम 124 में 120 से भाग देंगे, तो कितना बार आएगा, 1 बार। यहाँ 4 आएगा, इसको कटा देंगे, और 120 आया, 4 3 12 30 बार में 120 आ जाएगा, शेषफल 0 आया। तो यहाँ हम इस रफिंग है, रफ किया गया बेटा, इसी को तो सजाना है यूक्लिड के लेकर, लेकिन शायद हम लोगों ने भूल जाते हैं इस चीज को और डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं,
तो कहाँ से कौन सी आता है ये पता ही नहीं चलता है। तो आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये कहाँ एल्गोरिथम लिखा गया पता है, क्योंकि इनसे हमको निकलेगा HCF। तो इनके प्रमेयिका का नाम है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ लागू शर्त जो होता है इनका नियम 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B होना चाहिए। अगर B यदि बड़ा हुआ R से तभी जाकर ये भागा लगेगा, हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटा हुआ तो भागा ही बंद हो जाएगा। तो देखिए A का मान कितना है 124 है। अब इतना थोड़ा ढक लिया जाए तो भाग की तरह देखेंगे तो ये A का मान होता है, जिसे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है, ये B का मान। तो 124 हम कितना से भाग दिए 120 से, तो भागफल कितना आया था 1 आया था। इसका शेषफल कितना आया 4 आया। तो क्या शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं आया, तो क्या मैं HCF कहूँगा प्राप्त हुआ? क्योंकि हम बताए हैं कि HCF तभी प्राप्त हो सकता है जब उसका रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ रिमाइंडर तो 0 ही नहीं किया, तो अब फिर क्या करेंगे, मैं 120 में भाग करेंगे, 120 में भाग करेंगे किस से, इस 4 से। तो 4 से भागने तो कितना आया 30 बार में आया, तो 40 से 120 हो गया, 0 मिल गया। यानी हम कह सकते हैं यहाँ HCF मेरा 0 मिल गया, HCF यहाँ पे 0 मिल गया। जब HCF यहाँ 0 मिल गया है तो हमारा यहाँ संख्या जो है HCF किसका 124 और 120 का HCF मिल गया 4। यही तो 4 होगा जिसे भागना। मैंने कहा था दूसरी स्टेप में मिल सकता है, तीसरी स्टेप में मिल सकता है। तो यहाँ रिमाइंडर मिल गया दूसरी स्टेप में, तो यहाँ वाला भागा, यहाँ वाला भाजक क्या होगा आपका HCF निकल गया। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना सिखाया है, जो ये आपका राइट हुआ। इस तरह से आप प्रश्नवाली जो है, प्रश्नवाली NCERT का 1.1 का आपका 3 क्वेश्चन है, आप तीनों क्वेश्चन बनाकर देखेंगे और कमेंट में जरूर लिखेंगे कि मैंने 3 क्वेश्चन को बनाना सीख लिया। तो मैं कल नेक्स्ट इसका हम अंकगणितीय आधारभूत परिमेय को लेकर आऊँगा, जो कि आप जानेंगे कि वाकई में वो क्या चीज़ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि मेरा ये मेहनत और परिश्रम अगर आपके लिए सफल हो जाए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मैंने आपका मेहनत सफल कर लिया अपने लिए। तो ज़रूर कमेंट में लिखिए और मेरे रिम्स चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका अच्छा दोस्त और आपका न पढ़ने वाला दोस्त कहीं छूट ना जाए, उसको भी जगा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।